हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। साथियों, एक नए वीडियो और एक नए ऑफिशियल अपडेट के साथ आपके सामने आ रहा है। जी हाँ साथियों, ये जो अपडेट आपको दिख रहा है ये छत्तीसगढ़ स्टेट जुडिशरी से मैं लेकर के आया हूँ और इसमें 2011 का प्रीवियस ईयर पेपर मैं एनालिसिस कराऊंगा। जो भी पेपर मैं आपको एनालिसिस कराता हूँ साथियों, प्रीवियस ईयर पेपर का विथ सॉल्व करा करके और उसका डिटेल एनालिसिस कराता हूँ। ये कहाँ से आया है, किस तरह से आया है, सभी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो ये आज हमारा जो है साथियों ये पार्ट सेकंड होगा, क्योंकि पार्ट फर्स्ट मैंने ऑलरेडी अपने इसी यूट्यूब चैनल पे 2011 के 50 क्वेश्चन को डील कर रखा है और आज 51 नंबर क्वेश्चन से हम क्या करेंगे, आज यहाँ पे हम सेशन को स्टार्ट करेंगे और एक एक क्वेश्चंस को हम यहाँ पे एनालिसिस करने वाले हैं। तो साथियों, बिना देर किए आप देख रहे हैं कि ये जो भी क्वेश्चन थे सभी के सभी क्वेश्चंस को मैंने आपको क्या कराया है, ऑलरेडी मैंने अपने इसी यूट्यूब चैनल पर हैंडल कर रखा है। अगर आपने उसको नहीं वॉच किया तो डेफिनेटली आप उसको वॉच करिएगा। आज जो हम कराने वाले हैं साथियों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन नंबर 50 से जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं 100 नंबर तक क्वेश्चन, सभी के सभी क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे कराऊंगा। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 की अगर हम बात करते हैं, कह रहे संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत याचिका होती है। साथियों, आप सभी लोगों को पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत अगर हम आर्टिकल 32 की बात करते हैं तो आर्टिकल 32 जब हम पढ़ते हैं तो क्यों नहीं हम आर्टिकल 226 को भी पढ़ें, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इन दोनों के पास हमारे पास किस प्रकार की, हमारे पास 5 प्रकार की रिट्स होती हैं। अगर वो रिट्स की अगर हम बात करते हैं कि किस किस प्रकार की रिट्स होती हैं, अगर वो रिट्स हमको किस प्रकार से हेल्पफुल होता है, तो उन सभी चीज़ों को जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका कोई भी साथियों फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता है तो आप डायरेक्ट कहाँ जा सकते हैं, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जा सकते हैं आर्टिकल नंबर 32 के अकॉर्डिंग। और अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट करता है, अगर आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया नहीं जा पा रहे हैं किसी भी कारणवश, तो आप कहाँ भी जा सकते हैं, अपने स्टेट के हाई कोर्ट में जा सकते हैं आर्टिकल नंबर 226 के अकॉर्डिंग। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि साथियों 5 प्रकार का है आपके पास क्या होता है, आपके पास रिट इशू करने की अधिकारिता होती है। पहला आपके पास क्या होता है साथियों, आपके पास होता है हैबियस कॉर्पस की रिट आप इशू करा सकते हैं। किसका रिट इशू करा सकते हैं साथियों, तो आप हैबियस कॉर्पस का भी रिट इशू करा सकते हैं। साथ ही साथ आप किसका, मैंडमस का भी आप रिट इशू करा सकते हैं। किसका, तो मैंडमस का भी आप रिट इशू करा सकते हैं। प्रोहिबिशन का भी आप क्या कर सकते हैं, रिट इशू करा सकते हैं। क्यू वारंटो का भी आप क्या कर सकते हैं, क्यू वारंटो का भी आप रिट इशू करा सकते हैं। और साथ ही साथ सरसोरी, यही 5 प्रकार के रिट्स होते हैं और इसी 5 प्रकार का रिट्स क्या करा सकते हैं आप, सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज हाई कोर्ट दोनों जगह से आप रिट्स का इस्तेमाल करा सकते हैं, इस रिट्स को इशू करा सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए साथियों, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग्स में ऑप्शन आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है। अगर हम ऑप्शंस की बात करते हैं तो कह रहा है कि पहले क्वेश्चन को एक बार फिर ऑब्जर्व करिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत याचिका होती है। ऑप्शन ए कह रहा है कि भारतीय मर्यादा अधिनियम के अध्ययन होता है, जो जी बिल्कुल नहीं होता है। भारत के किसी भी अधिनियम के अध्ययन होती है, बिल्कुल नहीं होती है। न्यायालय के निर्देश पर समय समय पर निर्धारित होती है, तो बिल्कुल नहीं होती है। ऊपर में से कोई नहीं। तो साथियों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी वाला ही होगा, क्योंकि ऐसा कोई भी ऑप्शन यहाँ पे नहीं सेट हो रहा है जो कि आपके लिए यहाँ पे हो। साथियों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की। क्वेश्चन नंबर 51 आपका किस चीज़ से, सीपीसी से डील कर रहा है। अब इसको आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है आदेश 7 किसकी बात कर रहा है साथियों, यहाँ पे सिविल प्रक्रिया संहिता से रिलेटेड क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 51 से देखने के लिए मिल रहा है। कह रहा है कि आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के अंतर्गत वाद पत्र प्रारंभिक स्तर पर निरस्त किया जा सकता है। कहाँ पे, इनिशियल स्टेज पे ही निरस्त किया जा सकता है। और ये आप कहाँ देख रहे हैं, आदेश 7 और नियम 11। अगर इस तरह से आपको बता दिया है कि हाँ ऑर्डर 7 में और नियम 11 में आपको देखने के लिए मिलता है, तो आप यहाँ पे क्या हो जाते हैं, आप अपने आप को सहज महसूस कर लेते हैं कि हाँ कम से कम ये तो इसने बता दिया कि हाँ किस कहाँ का ये मैटर है, कहाँ पे ये हमको प्रोवाइड करके रखा है। तो देखिए ऑप्शन ए को देखिए, कह रहा है यह प्रतीत होता है कि विधि द्वारा प्रतिबंधित है, बिल्कुल गलत बात कह रहा है। ऑप्शन बी कह रहा है कोई वाद कारण दर्शित नहीं होता है। ऑप्शन सी कह रहा है वाद पत्र 2 प्रतियों में पेश नहीं की गई है। ऑप्शन डी कह रहा है जहां न्यायालय की यह राय है कि दावाकृत अनुतोष मीन्स कि दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन किया गया है। और साथियों, आपका अगर यहाँ पर देखेंगे किसकी बात करता है, आदेश 7 की बात करता है और नियम 11 की बात करता है, तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे डी वाला ही यहाँ पे मार्क किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 में। और क्वेश्चन नंबर 52 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आप देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन, कह रहा है जहाँ एक पक्षीय अस्थायी निषेधाज्ञा अन्य पक्षकार को संसूचित अन्य प्रकार को सूचना जारी किए बगैर प्रदान किया गया, वहां न्यायालय द्वारा आवेदन का निराकरण करने हेतु निम्न समय के अंतर्गत प्रयास किया जाएगा। अब किस प्रकार से निम्न समय होगा साथियों,
तो मैं आपको यहाँ पे कहूँगा कि आपको क्या देखना पड़ेगा। सबसे तो पहले आप रेफरेंस देख लीजिए। यहाँ पे आपको ऑर्डर नंबर 39 देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा साथियों? तो आदेश जिसको आप ऑर्डर करते हैं, ऑर्डर नंबर 39 को आप देखेंगे। और नियम, अगर रूल की बात करते हैं तो रूल कौन सा देखेंगे आप? रूल 3 को आप देखेंगे। यहाँ पे आपके लिए रेफरेंस के लिए मैं बता दे रहा हूँ कि ऑर्डर नंबर 39 को आप ऑब्जर्व करेंगे और रूल 3 को आप ऑब्जर्व करेंगे। अब आप इसके क्या करेंगे? ऑप्शंस को यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। कर रहा है ऑप्शन 15 दिन, ऑप्शन सी कर रहा है 45 दिन, ऑप्शन बी कर रहा है 30 दिन और ऑप्शन डी कर रहा है 60 दिन। तो साथियों यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा वो 60 दिन ही यहाँ पे होता है। इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे रेफरेंस के लिए मैंने बता भी दिया। क्या बता दिया? ऑर्डर 39 को और नियम जो होता है 3 को यहाँ पे होगा। क्वेश्चन नंबर 53 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 में अभी देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है 53 में कि वादी जिसका वाद पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के अंतर्गत निरस्त हुआ है उसका उपचार है। अब उसका उपचार क्या यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है? किस प्रकार के उपचार की बात कर रहा है? किस प्रकार के रेमेडीज की बात कर रहा है? तो साथियों सबसे पहले आप यहाँ पर देख लीजिए कि क्या कह रहा है। कह रहा है आदेश 7 और नियम 11, दो चीज़ तो आपको, दो फैक्ट तो आपको दे दिया कि आदेश 7 के ही अंतर्गत है और आदेश 7 के अंतर्गत जो नियम 11 है उसी में हमको ये बात कर रहा है। तो ऑप्शन ए को देखिए। कह रहा है धारा 115 सीपीसी के अंतर्गत सिविल पुनर्निरीक्षण की बात करता है। ऑप्शन बी में कह रहा है धारा 104 सपठित आदेश 43 नियम 1 सीपीसी के अंतर्गत अपील की बात कर रहा है। ऑप्शन सी कर रहा है धारा 96 सपठित मीन्स की रीड विथ आदेश नंबर 40 ऑर्डर नंबर 41 सीपीसी के अंतर्गत अपील की बात कर रहा है। और यही वाला आपका साथियों क्या होगा? यही वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि जब हम सिविल प्रक्रिया संहिता के उपचार के बारे में बात करते हैं, किसके बारे में बात करते हैं साथियों? उपचार के बारे में बात करते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं एज यूजुअल नियम 7 आदेश 7 दे रहा है और साथ ही साथ नियम 11 दे रहा है और धारा 96 स्वपठित धारा 41 के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिलता है। ये कहाँ आपको देखने के लिए मिलता है? सेक्शन नंबर 96 और ऑर्डर नंबर 41 के अंतर्गत ही आपको क्या दिया रहता है? यहाँ पर दिया रहता है, जिसको कि आप लोग डीम्ड डिक्री के नाम से भी जानते हैं। क्योंकि वाद का खारिज किया जाता है इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? इसको डीम्ड डिक्री है, इसीलिए इसको डीम्ड डिक्री भी कहा जाता है। इसका सी वाला ही करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की। क्वेश्चन नंबर 54 में आप देखिए क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 54 में यहाँ पे आपको कह रहा है कि जहाँ न्यायालय को यह प्रतीत होता है, किसको प्रतीत होता है, किसको प्रिज्यूम होता है साथियों? तो न्यायालय को, जहाँ न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि समझौते के तत्व उपलब्ध हैं जो पक्षकार हेतु स्वीकार योग्य हो सकते हैं, तब न्यायालय के द्वारा निबंधनों का पुनर्निर्धारण करते हुए मामलों को निर्देशित किया जा सकता है। अब किस प्रकार का मामला है और किस प्रकार से उसको निर्देशित किया जा सकता है, इसको भी आप एनालिसिस करिए। तो साथियों यहाँ पे क्या कह रहा है? ऑप्शन ए देखिए, कह रहा है मध्यस्थ अथवा सुलह के अधिनियम के सुलह के लिए। ऑप्शन बी कह रहा है न्यायिक समझौते हेतु जिसको लोक अदालत के मध्यस्थ समझौते शामिल है। ऑप्शन सी कह रहा है मध्यस्थता के लिए। ऑप्शन डी कह रहा है उच्चतर न्यायालय को गुण दोष के आधार पर निराकरण के लिए। तो साथियों अगर हम बात करते हैं कि कहाँ आपको दी रहा है, तो मैं कहूँगा सीपीसी के, कहाँ पे? सिविल प्रक्रिया संहिता की सेक्शन नंबर 89 की हम बात करते हैं। किसकी बात करते हैं साथियों? सेक्शन नंबर 89 की बात करते हैं। अगर आप कहेंगे कि किसके साथ इसको रीड विथ किया जाएगा, तो मैं कहूँगा कि इसको रीड विथ करना होगा तो ऑर्डर नंबर 37 के साथ आप इसको रीड विथ करेंगे और इसका जो करेक्ट आंसर होगा यही डी वाला होगा। उच्चतर न्यायालय को गुण दोष के आधार पर मीन्स की मेरिट और डिमेरिट के आधार पर क्या किया जाता है? निराकरण के लिए उसको भेजा जाता है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चंस को हम ऑब्जर्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 तक तो आप लोगों ने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 55 को आप एनालिसिस करिए कि क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है। एक एक क्वेश्चन को हम एनालिसिस करते हुए चलेंगे और एक एक क्वेश्चन हमारे लिए क्या है साथियों? एक एक क्वेश्चन हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ठीक, यहाँ पे आप आगे देखिए, कह रहा है इनमें से कौन सा अधिकार सिविल प्रकृति का है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 55 में पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा अधिकार है जो कि सिविल प्रकृति का अधिकार माना जाता है। और ऐसा क्वेश्चन होता है, ये बार बार आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि किसको हम लोग सिविल नेचर के अधिकार के बारे में जानते हैं। जैसे मंदिर में पूजा करने का अधिकार, मंदिर को चढ़ावा में हिस्सा का अधिकार, जुलूस निकालने का अधिकार, ये सभी के सभी क्या होते हैं साथियों? ये सभी के सभी सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत। और कहाँ पे? धारा 9 से संबंधित वाद धूलाबाई बनाम राज्य से भी ये क्या होता है? ये सभी के सभी मामले रिलेटेड होते हैं। कहाँ से रिलेटेड होते हैं? पहले तो आपको रेफरेंशियल सेक्शन की हम बात करते हैं, सेक्शन नंबर 9 की बात करते हैं और संबंधित अगर यहाँ से रिलेटेड वाद की हम बात करें तो यहाँ पे एक धूलाबाई का केस आता है। धूलाबाई का केस आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये सभी का सभी क्या होता है? ये सभी के सभी सिविल नेचर के वाद होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को ऑब्जर्व करिए। क्वेश्चन नंबर 56 को कह रहा है धारा 35 को सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रतिकारात्मक व्यय दिया जा सकता है। किसकी बात कर रहा है साथियों? कह रहा है प्रतिकारात्मक व्यय को दिया जा सकता है।
अब ऑप्शंस को इनको देखिए, कह रहा है ऑप्शन नंबर ए में झूठे अथवा परेशान करने वाले दावा अथवा बचाव के मामले में। ऑप्शन बी कह रहा है कि अंधी संभाव्य दावा अथवा बचाव के मामले में। ऑप्शन सी कह रहा है ए एवं बी दोनों मामले में। ऑप्शन डी कह रहा है ए अथवा बी कोई भी नहीं। तो साथियों 56 की अगर हम बात करते हैं तो 56 का ए वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा करेक्ट आंसर होगा साथियों? तो 56 का ए वाला करेक्ट आंसर होगा। और पहले ही आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे धारा 35 को दे रखा है। अब इसको किसके साथ पढ़ा जाएगा? तो साथियों अगर हम पढ़ने की बात करते हैं तो ऑर्डर हमारे पास आता है। ऑर्डर 20 क के साथ इसको हम क्या कर सकते हैं? ऑर्डर 20 क के साथ 35 ए को हम पढ़ सकते हैं। ये चीज़ यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। आगे की हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की अगर हम बात करते हैं तो कह रहा है अवयस्क की ओर से पेश किया गया वाद, मीन्स की जो नाबालिग है, जो अवयस्क नहीं है, जो अवयस्क है उसके द्वारा पेश किया गया वाद किस टाइप का वाद होता है, उसको किस नेचर का वाद माना जाता है। तो साथियों ऑप्शंस को यहाँ पे एनालिसिस करिए। ऑप्शन ए कह रहा है किसी भी समय अधिकार के विषयांगगर्त वापस लिया जा सकता है। ऑप्शन बी कह रहा है वापस नहीं लिया जा सकता है। ऑप्शन सी की अगर हम बात करते हैं तो कह रहा है केवल न्यायालय की अनुमति से ही वापस लिया जा सकता है। और यही इसका डेफिनेटली अप्रोप्रिएट आंसर होगा। अगर आप कहेंगे कि ये कहाँ दिया है तो मैं कहूँगा कि ऑर्डर नंबर 32 में दिया है। कहाँ पर दिया है साथियों? तो ऑर्डर नंबर 32 के अंतर्गत ये आपको क्या कर रखा है? ऑर्डर नंबर 32 के अंतर्गत ये आपको प्रोवाइड करके रखा है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की। क्वेश्चन नंबर 58 की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो यहाँ पर आपको देखिए क्या दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 58 में क्या दे रहा है? कह रहा है कि स्थानीय निरीक्षण हेतु कमीशन जिस उद्देश्य के लिए जारी नहीं किया जा सकता है वह है, उसको क्या कहा जाता है, उसके बारे में हमको देखना है। ऑप्शन ए को आप यहाँ पर देखिए, कह रहा है किसी तथ्य पर साक्ष्य एकत्रित करने हैं। तो किसके लिए साथियों? तो किसी तथ्य पर हमको किसी भी प्रकार का अगर कोई साक्ष्य एकत्रित करना है तो उसके लिए। ऑप्शन नंबर बी की बात कर रहा है विवाद के किसी विषय के विशुद्धीकरण हेतु। ऑप्शन सी कह रहा है कि संपत्ति के बाजार मूल्य के अभिनिश्चित हेतु। और ऑप्शन डी कह रहा है कि अंतकालीन लाभ की राशि के अभिनिश्चित हेतु। तो 58 नंबर के क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं साथियों तो ए वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। सबसे तो पहले आप ये देखिए 58 नंबर क्वेश्चन का ए वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि जब हम बात करते हैं सिविल प्रक्रिया संहिता की तो सिविल प्रक्रिया संहिता की यहाँ पे धारा नंबर 75 की हम बात करेंगे और धारा 75 ख की बात करेंगे। स्पेसिफिकली किसकी बात करेंगे? सेक्शन नंबर 75 क की बात करेंगे। और अगर हम कहेंगे कि इसको किसके साथ रीड विथ करना है, क्या करना है साथियों? इसको किसके साथ रीड विथ करना है? तो मैं कहूँगा कि आदेश नंबर, ऑर्डर नंबर किसके साथ? ऑर्डर नंबर 26 के साथ आप इसको क्या कर सकते हैं? रीड कर सकते हैं। और किसके साथ आप रीड कर सकते हैं? तो नियम 9 और नियम 10 के साथ इसको क्या करेंगे? इसको देखेंगे। रूल जो होता है हमारे पास 9 और 10 रूल होता है। इसी रूल 9 और 10 को आप क्या करेंगे? यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे। तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि ए वाला इसका क्या हो रहा है? ए वाला इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 59 को आप ऑब्जर्व करिए। क्वेश्चन नंबर 59 में आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है? कह रहा है कि धन की अज्ञाप्ति पारित होने के उपरांत निर्णीत ऋणी के आवेदन पर न्यायालय के द्वारा अज्ञाप्ति राशि की किस्तों में अदायगी का आदेश नहीं दिया जाएगा। क्या किया जाएगा? तो इस प्रकार का आदेश नहीं दिया जाएगा। और ये इसका ऑप्शंस को आप एनालिसिस करिए। ऑप्शन ए कह रहा है उभय पक्षकारों का साक्ष्य दर्ज किए बिना। उभय पक्षकारों का मतलब होता है बोथ द पार्टीज के पक्षकारों के साक्ष्यों को दर्ज किए बिना। ऑप्शन बी कह रहा है उभय पक्षकारों से शपथ पत्र प्राप्त किए बिना। और ऑप्शन जो सी है आपका कह रहा है अज्ञाप्तिधारी को सूचना किए बिना। और ऑप्शन डी कह रहा है निर्णीत ऋणी की आर्थिक स्थिति का निश्चय किए बिना। तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये कौन सा करेक्ट आंसर होगा? इसका जो वाला है सी वाला है, सी वाला करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि यहाँ पे जब हम सीपीसी को पढ़ते हैं और सीपीसी के ऑर्डर नंबर 20 को पढ़ते हैं, किसको? ऑर्डर नंबर 20 को जब हम एनालिसिस करते हैं और रूल नंबर 11 को जब एनालिसिस करते हैं तो हमको एज यूजुअल ये ऑप्शन नंबर सी देखने के लिए मिलता है और यही इसका करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 को आप ऑब्जर्व करिए। देखिए कह रहा है कि ए को माँ से दान में कुछ संपत्तियां प्राप्त हुई हैं जिसके एवज में ए के द्वारा प्रतिफल रूप में अपने माँ को भरण पोषण भत्ता देने का वचन दिया जाता है। ए के द्वारा अपने माता को भरण पोषण देने से इनकार किया जाता है। मीन्स की कह रहा है कि इस प्रकार का अगर उसके कंसिडरेशन में कुछ प्राप्त हुआ है और कहा रहा था कि मैं अपने माता को क्या दूंगा? भरण पोषण दूंगा, लेकिन वो देने से इनकार कर देता है। आगे देखिए इसमें क्या कह रहा है। आगे यहाँ पे कह रहा है कि माँ के द्वारा वचन पालन करने हेतु वाद लाया जाता है जिसे वह, अब ये किस प्रकार का कहा जाएगा? तो ऑप्शन ए को देखिए कह रहा है सफल होगा। क्योंकि भारतीय संविदा अधिनियम के अंतर्गत प्रतिफल वचन ग्रहीता अथवा अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा दिया जा सकता है, यहाँ पे दिया जा सकता है। और ये जो आपका क्वेश्चन अब पूछा जा रहा है साथियों, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से, भारतीय संविदा अधिनियम से आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी को आप एनालिसिस करिए। कह रहा है
कि सफल नहीं होगा, सफल नहीं होगा, क्योंकि उसके द्वारा कोई प्रतिफल नहीं दिया गया है, संविदा के आधार पर दावा नहीं कर सकेगा। किसके आधार पर साथियों? तो संविदा के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भी दावा नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर सी को एनालिसिस करिए। कह रहे सफल होगा क्योंकि वह एक ही माँ का भाई है, ऐसे मामले में प्रतिफल निरर्थक है। ऑप्शन डी की बात कर रहा है, सफल होगा क्योंकि निकट रिश्तेदारी द्वारा प्रतिफल की अदायगी को उसके स्वयं द्वारा प्रतिफल की अदायगी माना जाएगा। और साथियों 60 नंबर का आपका जो करेक्ट आंसर यहाँ पे मार्क किया जाएगा, 60 नंबर का ए वाला यहाँ पे क्या किया जाएगा साथियों? 60 नंबर का ए वाला यहाँ पे करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, क्वेश्चन नंबर 61 की। तो क्वेश्चन नंबर 61 की अगर हम बात करते हैं तो कह रहा है ए एवं बी एक दूसरे के साथ विवाह करने की संविदा करते हैं। विवाह हेतु निर्धारित समय के पूर्व ए पागल हो जाता है। क्या हो जाता है साथियों? ए पागल हो जाता है। यह संविदा किस प्रकार का संविदा माना जाएगा, इसको किस प्रकार से हम लोग एनालिसिस करेंगे, इसको आप देखिए। अब इसके ऑप्शंस को आप यहाँ पर देखिए। ऑप्शन ए कह रहा है शून्यकरणीय संविदा है, यह जो है साथियों ये शून्यकरणीय संविदा है। ऑप्शन बी कह रहा है कि यह शून्य संविदा है। ऑप्शन सी कह रहा है सशर्त संविदा है। और ऑप्शन डी कह रहा है समाश्रित संविदा है। तो साथियों 61 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा ये बी वाला यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। आप कहेंगे कि ये कहाँ पर देखने के लिए मिलता है? तो मैं कहूँगा कि संविदा अधिनियम की धारा 56 क्या देखने के लिए मिलता है साथियों? संविदा अधिनियम का जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है इसका सेक्शन नंबर आपको 56 देखना है। और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो इलुस्ट्रेशन ख की हम बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? जो दृष्टांत ख पर आधारित ये होता है। कहाँ पर आधारित होता है साथियों? सेक्शन नंबर 56 और दृष्टांत नंबर ख पर ये आधारित है। वहीं पर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे बी वाला करेक्ट आंसर आपको समझ में आ जाएगा। संविदा यहाँ पे क्या होगा? शून्य संविदा के बारे में बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 62 को एनालिसिस करिए। क्वेश्चन नंबर 62 क्या कह रहा है? कह रहा है शून्यकरणीय संविदा ऐसा करार है जो, किसकी बात कर रहा है साथियों? तो शून्यकरणीय संविदा ऐसा करार है जो। अब ये शून्यकरणीय संविदा किस प्रकार का करार है साथियों? ऑप्शन ए कह रहा है कि न्यायालय की अनुमति से प्रवर्तनीय है। ऑप्शन बी कह रहा है जो पक्षकार के द्वारा प्रवर्तनीय है। ऑप्शन सी कह रहा है पक्षकारों में से कोई एक अथवा अधिक के चुनाव पर विधि द्वारा प्रवर्तनीय है, किंतु अन्य कोई के चुनाव पर नहीं। और ऑप्शन डी कह रहा है प्रवर्तनीय नहीं है। तो 62 की अगर हम बात करते हैं तो साथियों 62 का यहाँ पे सी वाला सबसे तो पहले आप जान जाइए कि 62 का सी वाला करेक्ट आंसर है। और ये आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगा? मैं कहूँगा कि सेक्शन नंबर 2 पे आप जाइएगा। कहाँ पे? तो सेक्शन नंबर 2 का और झ वाला जब आप क्लॉज पढ़ेंगे डेफिनेशन क्लॉजेस में तो आपको वहाँ पे एज यूजुअल देखने के लिए ये मिलेगा। ठीक, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आ रहा है साथियों, क्वेश्चन नंबर 63 आ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 63 की हम बात करते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है स्वीकृति की सूचना प्रस्तावक के विरुद्ध तब पूर्ण हो जाती है। कब पूर्ण हो जाती है? जब आप ऑप्शन को यहाँ पर देखिए। ऑप्शन क्या कह रहा है? ऑप्शन ए में कह रहा है कि प्रतिग्रहिता के द्वारा स्वीकृति का पत्र लिखा जाता है। ऑप्शन बी कह रहा है कि प्रतिग्रहिता के द्वारा स्वीकृति का पत्र डाक द्वारा प्रेषित किया जाता है। ऑप्शन सी कह रहा है प्रस्तावक के द्वारा स्वीकृति का पत्र प्राप्त किया जाता है। और ऑप्शन डी कह रहा है कि प्रस्तावक के द्वारा स्वीकृति का पत्र पढ़ा जाता है। तो साथियों अगर हम 63 नंबर की बात करते हैं तो 63 नंबर का आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी वाला यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। और मैं कहूँगा कि क्या देखेंगे आप? सेक्शन नंबर 4 को जब ऑब्जर्व करेंगे तो आपको वहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। रेफरेंशियल सेक्शन इसका यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 की हम बात करते हैं। कह रहा है कि किसी संविदा में व्यतिकारी वचन के पालन किए जाने हेतु किसी क्रम का निर्धारण प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया हुआ है, तब उनका पालन ऐसे क्रम से होगा। किस क्रम से होगा साथियों? अब क्रम को एनालिसिस करिए कि किस क्रम से इनका पालन कंडक्ट करवाया जाएगा। तो यहाँ पे आप ऑप्शंस को यहाँ पे एनालिसिस करिए और ऑप्शन के अकॉर्डिंग्स में ही क्या करना है? आपको आंसर देना है। ऑप्शन ए को यहाँ पर देखिए 64 वाले का। ऑप्शन ए को जैसा कि समव्यवहार की प्रकृति के अनुसार आवश्यक हो। ऑप्शन बी कह रहा है जैसा पक्षकारों में से किसी एक के द्वारा अधिनियमित किया गया हो। ऑप्शन सी कह रहा है जैसा प्रस्तावक के द्वारा वांछित हो। और ऑप्शन डी कह रहा है ऊपर में से कोई नहीं। तो साथियों यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा 64 का ए वाला यहाँ पे क्या होगा? ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप कहेंगे कि कहाँ पर दिया है? तो मैं कहूँगा कि सेक्शन नंबर 52 को आप क्या करेंगे? आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन नंबर 52 को एनालिसिस करेंगे। एज यूजुअल चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। क्वेश्चन नंबर 65 की हम बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 65 में क्या कह रहा है साथियों? तो क्वेश्चन नंबर 65 को थोड़ा सा हम छोटा करते हैं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 65 में। कह रहा है किसी व्यक्ति को संविदा करने के उद्देश्य से स्वस्थ चित्त तब कहा जाता है जब ऐसी संविदा करने के समय वह जो है वह वयस्क आयु का है। ऑप्शन ए में ही कह दे रहा है कि वह वयस्क आयु का है। सबसे तो पहले वो बता दिया है कि वो कैसा होना चाहिए, तो वो वयस्क आयु का होना चाहिए। मीन्स कि वो क्या होना चाहिए? वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए। बी वाले में कह रहा है संविदा को समझने हेतु सक्षम है, यद्यपि उसके हितों पर संविदा के प्रभाव के संबंध में वह युक्ति संगत निर्णय लेने में असमर्थ है। ऑप्शन सी कह रहा है
कि वह संविदा को समझने हेतु एवं इसके हितों पर पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में युक्त निर्णय लेने हेतु सक्षम है। और ऑप्शन डी करें, वह संविदा को समझने हेतु सक्षम नहीं है और न ही उसके हितों पर पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में युक्त निर्णय हेतु सक्षम है। तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी वाला करेक्ट आंसर होगा। और मैं कहूँगा रेफरेंशियल सेक्शन नंबर इसका 12 है। वहीं पर आपको सारी चीज़ों को इसके कॉम्पिटेंसीज के बारे में देखने के लिए मिलता है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की। अब क्वेश्चन नंबर 66 को एनालिसिस करिए। कह रहा है विधि के न्यायालय द्वारा प्रतिफल की कमी को तब विचार में लिया जाएगा। कब लिया जाएगा साथियों? तो क्वेश्चन नंबर 66 को आप एनालिसिस कर रहे हैं तो यहाँ पे इसके ऑप्शंस को देखिए। कह रहा है वचनदाता के द्वारा वचन का पालन कर लिया जाता है। ऑप्शन बी कर रहा है सदैव न्यायालय के विवेक पर निर्भर करेगा। ऑप्शन सी कर रहा है जब संविदा की रचना के समय कपट, प्रपीड़न अथवा अनुचित प्रभाव के संबंध में अभिकथन किया जाएगा। और ऑप्शन डी करा जब वचनदाता इस इच्छा को व्यक्त करता है कि उसको वचन में बदलने की उसकी प्रकृति है। तो साथियों इसका 66 वाले का करेक्ट आंसर जो मार्क किया जाएगा वो सी वाला आपका सबसे पहले करेक्ट आंसर इसका मार्क किया जाएगा। और आप कहेंगे कि कहाँ है, तो मैं कहूँगा सेक्शन नंबर 2 घ को आप क्या कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। अगर आप इसके साथ और भी कुछ रीड विथ करना चाहेंगे तो मैं कहूँगा कि सेक्शन नंबर 13 से लेकर के सेक्शन नंबर 18 तक पढ़ लेंगे, आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। और सी वाला इसका क्या हो रहा है साथियों, सी वाला इसका करेक्ट आंसर मार्क किया जा रहा है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की। तो क्वेश्चन नंबर 67 में आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है, कह रहा है अचल संपत्ति विक्रय हेतु इनकार के मामले में किसकी बात कर रहा है साथियों, तो कह रहा है अचल संपत्ति विक्रय हेतु इनकार के मामले में समय के संबंध में उपधारणा है कि समय, किसकी बात कर रहा है, समय। क्वेश्चन नंबर 67 की बात करते हैं और ए वाले में बात कर रहा है संविदा का मर्म नहीं है। ऑप्शन बी कर रहा है संविदा का मर्म है। ऑप्शन सी कर रहा है संविदा का मर्म है किंतु असफलता से संविदा शून्यकरणीय नहीं होता। और ऑप्शन डी कर रहा है संविदा का मर्म नहीं है किंतु अन्य पक्षकार के पहल पर संविदा शून्यकरणीय हो जाता है। तो 67 का आपका जो करेक्ट आंसर होगा साथियों, पहले तो आप जान जाइए कि 67 वाले का ए वाला यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और आप कहाँ पर देखेंगे, तो मैं कहूँगा कि सेक्शन नंबर 55 को आप क्या करेंगे, सेक्शन नंबर 55 को एनालिसिस करेंगे और उसका सेकंड नंबर का पैरा जब आप एनालिसिस करेंगे तो एट दैट टाइम आपको वहाँ पे ये चीज़ देखने के लिए मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 68 की हम बात करते हैं। कह रहा है गारंटी की संविदा में, किसकी बात कर रहा है साथियों, गारंटी की संविदा में अगर किसी भी प्रकार का कोई गारंटी लिया जाता है तो उसकी संविदा में ऑप्शन ए कह रहा है एक संविदा एवं 3 पक्षकार होते हैं। ऑप्शन बी कह रहा है दो संविदा एवं 2 पक्षकार होते हैं। ऑप्शन सी कह रहा है 3 संविदा एवं 3 पक्षकार होते हैं। ऑप्शन डी कह रहा है 1 संविदा एवं 2 पक्षकार होते हैं। तो 68 वाले का साथियों आपका ए वाला यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। कौन सा करेक्ट आंसर होगा साथियों, तो 68 का ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगर आप 3 की बात करेंगे तो पहला मैं कहूँगा कि पहला यहाँ पे कौन होगा, प्रतिभू होगा। कौन होगा साथियों, तो पहला यहाँ पे जो होगा प्रतिभू होगा। दूसरे की अगर हम बात करते हैं दूसरा कौन होगा, तो यहाँ पे मूल ऋणी होगा। कौन होगा साथियों, तो मूल ऋणी होगा। जिसने ऋण को क्या किया है, जिसने ऋण को यहाँ पे एडॉप्ट किया उसको मूल ऋणी कहते हैं। और तीसरे की हम बात करेंगे तो यहाँ पे लेनदार होगा। कौन होगा साथियों, तो लेनदार होगा। इन तीनों को आपने क्या किया, यहाँ से एनालिसिस कर लिया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, क्वेश्चन नंबर 69 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 को आप ऑब्जर्व करिए। क्वेश्चन नंबर 69 थोड़ा सा बड़ा दिया है, नेचर में तो बड़ा है। अब देखिए कहना क्या चाहता है। क्वेश्चन नंबर 69 को हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। कह रहा है संयुक्त परिवार के 3 सदस्यों के मध्य संपत्ति के विभाजन के मामले में यह शर्त रखी गई कि उनमें से किसी का कोई उत्तराधिकारी नहीं होने पर उस दशा में वह अपने हिस्से का विक्रय करने में सक्षम नहीं होगा। वह अपने हिस्से की संपत्ति अन्य रिश्तेदारों के पक्ष में छोड़ेगा। कहाँ पे छोड़ेगा साथियों, तो अन्य रिश्तेदारों के पक्ष में छोड़ेगा। संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत ऐसी शर्तें, इस प्रकार की जो शर्तें रखी जा रही हैं वो कैसी शर्तें होंगी। और साथियों ये जो क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहा है ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो अब इसको आप क्या करेंगे, इसको यहाँ पे आप एनालिसिस करेंगे। ऑप्शन ए कह रहा है कि ये अवैधानिक है। ऑप्शन बी कह रहा है वैधानिक है क्योंकि वह पारिवारिक संपत्ति से संबंधित है। ऑप्शन सी कह रहा है व्यक्तिगत संपत्ति से संदर्भित होने से वैधानिक है। और ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों मैं कहूँगा कि क्वेश्चन नंबर 69 का ए वाला आपका क्या है, ए वाला आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और आप कहेंगे कि कहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, तो मैं कहूँगा कि संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 10 को आप जब देखेंगे तो वहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक, बात करते हैं नेक्स्ट की। क्वेश्चन नंबर 70 की हम बात करते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 70 में देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 70 में कह रहा है कि दादा के द्वारा अपना मकान अपने नाती के पक्ष में सशर्त दान किया जाता है। किसमें,
सशर्त मीन्स की कंडीशन लगाकर दान किया जाता है कि उसका नाती द्वारा दिए गए मकान में यदि निवास करता है तो दान विखंडित हो जाएगा। यह शर्त क्या होगा साथियों? इस प्रकार का अगर शर्त लगाया जाता है, ऑप्शन ए वैध है, ऑप्शन बी अवैध है, ऑप्शन सी असंगत है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों 70 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा, सबसे तो पहले आप जानिए ए वाला करेक्ट आंसर होगा। और ये आपको कहाँ देखने के लिए मिलता है? तो इस टाइप के कंडीशंस आपको सेक्शन नंबर 126 के अंतर्गत देखने के लिए मिलेगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 71 की हम बात करते हैं। 71 वाले में कह रहा है कि जहां बंधकदार के द्वारा निश्चित तिथि पर बंधक धन की अदायगी हेतु स्वयं को आबद्ध कर लिया जाता है एवं बंधक संपत्ति को बंधक ग्रहीता को इस शर्त के सहित अंतरित कर देता है कि करार के अनुसार बंधक की अदायगी होने पर वापसी अंतरण कर दिया जाएगा, ऐसे बंधक को कहा जाता है। इस प्रकार के बंधकों को क्या कहा जाता है साथियों? तो ऑप्शन ए को यहाँ पे आप एनालिसिस करेंगे कि इस प्रकार के बंधकों को क्या कहा जाता है। इसको साधारण बंधक कहा जाता है, ऑप्शन बी अंग्रेजी बंधक कहा जाता है, ऑप्शन सी सशर्त विक्रय बंधक द्वारा कहा जाता है, और डी भोग बंधक के नाम से इसको जाना जाता है। तो 71 की हम बात करते हैं साथियों, तो 71 का यहाँ पे क्या होगा? 71 वाले का आपका बी वाला करेक्ट आंसर होगा। और रेफरेंशियल सेक्शन की हम बात करते हैं तो सेक्शन नंबर 58 यहाँ पे आपको अंग वाला देखने के लिए मैं कहूँगा, जो 5th नंबर का पॉइंट है उसका, वहाँ पे आप देखेंगे तो एज यूजुअल चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। क्वेश्चन नंबर 72 की अगर हम बात करते हैं तो कह रहा है संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 5 के अनुसार जीवित व्यक्ति में शामिल है। अब जीवित व्यक्ति के अंतर्गत किसको शामिल किया गया है साथियों? तो कह रहा है कि ऑप्शन ए कंपनी अथवा सहयोजन अथवा व्यक्तियों के समूह का, ऑप्शन बी कह रहा है केवल मनुष्य व्यक्ति को, ऑप्शन सी कह रहा है केवल विशिष्ट कंपनी अथवा सहयोजन को, और ऑप्शन डी कह रहा है ऊपर में से कोई नहीं। तो साथियों अगर हम 72 की बात करते हैं तो 72 का ए वाला सबसे पहले तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। कौन सा होगा साथियों? तो 72 का ए वाला सबसे पहले करेक्ट आंसर होगा। और कहाँ पर दे रखा है? तो साथियों मैं कहूँगा कि सेक्शन नंबर 5 के पैरा नंबर जब 2 को आप पढ़ेंगे, किसको? सेक्शन नंबर 5 के पैरा नंबर 2 को जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे एज यूजुअल आपको देखने के लिए ये चीज़ें मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 73 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 में क्या कर रहे हैं? कह रहे धारा 106 संपत्ति अंतरण अधिनियम संशोधन सन 2002 के मुताबिक परिकल्पित है कि समय अवधि का आभार, किसकी बात कर रहा है साथियों? तो समय अवधि का आधार के बारे में बात कर रहा है, आरंभ के बारे में बात कर रहा है। ऑप्शन ए सूचना की प्राप्ति दिनांक से होगा, ऑप्शन बी सूचना जारी करने के दिनांक से होगा, ऑप्शन सी सूचना के संबंध दिनांक से होगा, और ऑप्शन डी कर रहा है सूचना के आवेदन के 15 दिवस के उपरांत होगा। तो साथियों 73 नंबर की अगर हम बात करते तो 73 का ए वाला आपका सबसे पहले करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? 73 का ए वाला सबसे पहले आपका करेक्ट आंसर होगा। और सेक्शन की बात करते हैं, सेक्शन नंबर 106 का सब क्लास 2 यहाँ पे आपके लिए रेफरेंशियल होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की। तो क्वेश्चन नंबर 74 में आपका क्या कह रहा है? कह रहा है निम्न में से कौन से दस्तावेज पंजीयन अधिनियम 1908 के अंतर्गत आवश्यक रूप से पंजीयन योग्य नहीं है। मीन्स कि किसका रजिस्ट्रेशन नहीं किया जा सकता है, कौन यहाँ पे है जो कि रजिस्ट्रेशन के लायक नहीं है। तो यहाँ पे आप इसके ऑप्शंस को एनालिसिस करिए। क्वेश्चन नंबर 74 के जब ऑप्शन को आप यहाँ पे एनालिसिस करेंगे तो ऑप्शंस क्या कह रहा है? ऑप्शन ए में कह रहा है साथियों कि मेहर के एवज में दान की बात कर रहा है, ऑप्शन बी कह रहा है हिबा बिल एवज को कह रहा है, ऑप्शन सी कह रहा है ए एवं बी दोनों की बात कर रहा है, और ऑप्शन डी कह रहा है ए अथवा बी दोनों में से कोई नहीं। तो साथियों मैं कहूँगा कि 74 का आपका जो करेक्ट आंसर होगा, 74 का आपका करेक्ट आंसर सी होगा, ए एवं बी दोनों की बात यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। और ये कहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है साथियों? तो सी वाला ऑप्शन को जब आप यहाँ पे रीड आउट करेंगे तो सी वाले ऑप्शन के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिल रहा है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की। तो क्वेश्चन नंबर 75 में कह रहा है कि धारा 25 पंजीयन अधिनियम के अंतर्गत दस्तावेज प्रस्तुतिकरण में विलंब को क्षमा कर देने का अधिकार किसको होता है? अगर किसी प्रकार का अगर क्षमा करने का अधिकार होता है तो ये अधिकार किसके पास होता है? तो साथियों आप 75 नंबर के क्वेश्चन को आप यहाँ पे एनालिसिस करेंगे तो ऑप्शन ए दे रहा है केवल पंजीयन को, ऑप्शन बी कह रहा है केवल उपपंजीयन को, ऑप्शन सी कह रहा है पंजीयन एवं उपपंजीयन दोनों को, और ऑप्शन डी कह रहा है पंजीयन अथवा उपपंजीयन को। तो साथियों यहाँ पे जो 75 नंबर का आपका करेक्ट आंसर होगा ये ए वाला सबसे तो पहले आपका करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा। और ये कहाँ पे होता है? तो रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा 25 को जब आप देखेंगे, किसको? जब रजिस्ट्रेशन एक्ट की आप देखेंगे और उसके रजिस्ट्रेशन एक्ट के सेक्शन नंबर 25 को आप देखेंगे तो आप वहां पे क्या पाएंगे? वहां पे एज यूजुअल इस चीज को पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 76 की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 76 में कह रहा है कि एक दस्तावेज जिसका पंजीयन हुआ है, किसकी बात कर रहा है साथियों? एक कोई ऐसा दस्तावेज है जिसका पंजीकरण हुआ है और उसकी प्रस्तुति उचित व्यक्ति के द्वारा नहीं की गई है, धारा 23 ए पंजीयन अधिनियम 1908 के मुताबिक ऐसा दस्तावेज जो आपका रजिस्ट्रेशन एक्ट है साथियों, रजिस्ट्रेशन एक्ट से ये क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है। 76 का अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन ए कह रहा है
का दस्तावेज का पुनः पंजीयन नहीं कराया जा सकता है। ऑप्शन बी कह रहा है उचित व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किए जाने पर पुनः पंजीयन किया जा सकता है। ऑप्शन सी कह रहा है उचित व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत नहीं किए जाने पर भी पुनः पंजीयन किया जा सकता है। और ऑप्शन डी कह रहा है ऊपर में से कोई नहीं। तो साथियों हम 76 की अगर हम बात करते हैं तो 76 का सबसे तो पहले बी वाला आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? 76 का बी वाला करेक्ट आंसर हो जा रहा है। और रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा 23 को जब आप ऑब्जर्व करेंगे, 23 को जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो वहाँ पे एज सच आपको देखने के लिए मिलेगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की। अब क्वेश्चन नंबर 77 क्या कह रहा है साथियों? कह रहा है कि दस्तावेज जिसका पंजीयन करना वैकल्पिक है। क्या है साथियों? जो अगर कोई भी दस्तावेज है जिसका पंजीयन करना यहाँ पे क्या है? वैकल्पिक है। तो ऑप्शन ए को देखिए, कह रहा है अचल संपत्ति का दान पत्र की बात कर रहा है। ऑप्शन बी कह रहा है 100 मूल्य या उससे अधिक मूल्य के अचल संपत्ति के विक्रय पत्र की बात करता है। ऑप्शन सी कह रहा है अचल संपत्ति का पट्टा विलेख जिसके अवधि 1 वर्ष से अधिक। और ऑप्शन डी कह रहा है वसीयत की बात कर रहा है। तो 77 का यहाँ पे कौन सा करेक्ट आंसर होगा साथियों? 77 का डी वाला आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और ये हमको कहाँ देखने के लिए मिल रहा है? ये रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा 18 को जब हम आप एनालिसिस करते हैं तो रजिस्ट्रेशन एक्ट का सेक्शन नंबर 18 के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिलता है। क्वेश्चन नंबर 78 की हम बात करते हैं। किसकी बात करते हैं साथियों? क्वेश्चन नंबर 78 की बात करते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि वसीयत के पंजीकरण एवं गोद लेने की प्रक्रिया के विषय में पंजीकरण की प्रक्रिया का विवरण पंजीयन अधिनियम की निम्नलिखित धारा में किस धारा के अंतर्गत आपको बताया गया है 78 वाले का? तो ऑप्शन ए कर रहा है धारा 40 में, ऑप्शन बी कर रहा है धारा 41 में, ऑप्शन सी कर रहा है धारा 42 में और ऑप्शन सी कर रहा है धारा 43 में। तो 78 का कौन सा करेक्ट आंसर होगा साथियों? तो बी वाला यहाँ पे 78 का करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि जब हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन एक्ट का सेक्शन नंबर 41 में और यहीं पे हमको देखने के लिए मिलता है वसीयतों के पंजीकरण के बारे में। क्वेश्चन नंबर 79 को एनालिसिस करते हैं। 79 वाले में कह रहा है कि विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम मीन्स की स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की सेक्शन नंबर 10 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट अनुपालन का अनुतोष प्रदान किया जा सकता है। तो ये कहाँ पे आपको प्रदान किया जा सकता है? तो इसके ऑप्शंस को एनालिसिस करिए। ऑप्शन ए कह रहा है यदि निश्चायक संविदा उपस्थित है। ऑप्शन बी यदि वास्तविक क्षति का अनिश्चित करने है का कोई मानदंड अस्तित्व में नहीं है। ऑप्शन सी यदि क्षतिपूर्ति के रूप में धन पर्याप्त अनुतोष नहीं है। और ऑप्शन डी ऊपर के सभी। तो साथियों मैं आपसे कहूँगा कि 79 का यहाँ पे कौन सा करेक्ट आंसर होगा? तो डी वाला यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। और कहाँ आपको देखने के लिए कहूँगा? तो मैं कहूँगा कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का सेक्शन नंबर 10 एवं 5 को आप क्या करेंगे? 5 को सेक्शन नंबर 5 को भी आप सेक्शन नंबर 10 को और सेक्शन नंबर 5 को दोनों को क्या करेंगे? आप कंपैरेटिव स्टडी करेंगे तो आपको यहाँ पे ये चीज़ें देखने के लिए मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 80 की हम बात करते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 80 में देखिए आपको क्या कह रहा है कि धारा 32 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम के अंतर्गत एक लिखत को आंशिक रूप से रद्द किया जा सकता है। कब किया जा सकता है? ऑप्शन ए को देखिए साथियों, ए वाले में कह रहा है इसका संबंध विभिन्न अधिकारों से है। ऑप्शन बी कह रहा है इसका संबंध विभिन्न दायित्वों से है। ऑप्शन सी कह रहा है इस वह भाग जिसे रद्द किया जाना है अन्य भागों से पृथक किया जा सकता है। और ऑप्शन डी यहाँ पे कर रहा है ऊपर के सभी। मीन्स कि डी वाला इसका भी क्या होगा साथियों? डी वाला इसका भी करेक्ट आंसर होगा। और मैं कहूँगा कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का सेक्शन नंबर 32 को आप क्या करेंगे? यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। एज यूजुअल चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की। क्वेश्चन नंबर 81 में कह रहा है अन्य किसी अनुतोष के बिना घोषणात्मक वाद की पोषणीयता पर आपत्ति की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है साथियों? तो आपत्ति की बात कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 81 की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन ए की बात कर रहा है। कह रहा है सर्वप्रथम स्तर पर लिया जा सकता है, लिया जाना चाहिए। ऑप्शन बी में कार्यवाही के किसी भी स्तर पर लिया जा सकता है। ऑप्शन सी कर रहा है प्रथम बार अपील के स्तर पर लिया जा सकता है। और ऑप्शन डी ऊपर में से ऊपर के सभी की बात कर रहा है। तो 81 का कौन सा करेक्ट आंसर होगा? 81 का ए वाला यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और ये कहाँ हमको देखने के लिए मिलता है? तो मैं कहूँगा कि सेक्शन नंबर 34 एंड सेक्शन नंबर 35 को जब आप एनालिसिस करते हैं तो वहाँ पे 81 नंबर वाला आपको देखने के लिए मिलता है। क्वेश्चन नंबर 82 की हम बात करते हैं साथियों। यहाँ पे कह रहा है लिमिटेशन मर्यादा अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत निर्धारित अवधि के विस्तारण का प्रावधान निम्न मामलों पर लागू नहीं होता है। कहाँ पे लागू नहीं होता है? तो 82 का जब आप देखेंगे साथियों तो ऑप्शन ए कह रहा है छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता के अंतर्गत अपील की बात करता है। ऑप्शन बी में धारा 21 सिविल प्रक्रिया संहिता के किन्हीं प्रावधानों के अंतर्गत आवेदन। और ऑप्शन सी कह रहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अपील। और ऑप्शन डी कह रहा है आदेश 22 सीपीसी के तहत की बात कर रहा है। तो साथियों 82 का आपका जो करेक्ट आंसर होगा, 82 का आपका करेक्ट आंसर बी वाला होगा। और आप कहेंगे कि कहाँ पर दे रखा है? तो मैं कहूँगा कि परिसीमन अधिनियम की धारा 5 को जब आप एनालिसिस करेंगे तो वहाँ पे एज यूजुअल आपको देखने के लिए मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 83 की अगर हम बात करते हैं तो
तो क्वेश्चन नंबर 83 में आप देखिए क्या कह रहा है। पहले इसके क्वेश्चन को आप एनालिसिस करिए और क्वेश्चन के बाद आप आंसर को देखिए। कह रहा है उस समय जब परिसीमन काल की गणना का आरंभ हो, मीन्स के लिमिटेशन पीरियड का स्टार्ट हो गया होगा गणना, व्यक्ति वैधानिक अयोग्यता से ग्रस्त है, उसके द्वारा वाद लाया जा सकता है अथवा अज्ञाप्ति के निष्पादन हेतु आवेदन पेश किया जा सकता है। अब इसके आप ऑप्शन को क्या करेंगे, आप ऑप्शन को एनालिसिस करेंगे। ऑप्शन ए में अयोग्यता के समाप्त होने के तत्काल बाद, ऑप्शन बी में अयोग्यता के समाप्त होने पर निर्धारित अवधि के भीतर, अन्यथा परिसीमन अधिनियम की अधिसूचना के तृतीय स्तंभ में इस विषय के समय विनिर्दिष्ट हो जाने की स्वीकृति होती है। ऑप्शन सी निर्धारित परिसीमन काल के अंतर्गत वैध रक्षक के माध्यम से, और ऑप्शन डी वैधानिक अयोग्यता के समाप्त होने के पश्चात किसी भी समय। तो साथियों 83 का आपका कौन सा करेक्ट आंसर होगा, 83 का बी वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। और आप कहाँ से कहाँ तक देखेंगे, तो मैं कहूँगा सेक्शन नंबर 12 से लेकर के सेक्शन नंबर 24 को अगर आप देख लेते हैं तो उसके बीच में ही आपको ये चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की। क्वेश्चन नंबर 84 में क्या कह रहा है, तो कह रहा है राज्य सरकार के संपत्ति पर से किसी भवन में प्रवेश, उपयोग, प्रकाश एवं हवा के सुखाधिकार का चिरभोग द्वारा अर्जित करने की परिसीमा की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है साथियों, अब हवा वगैरह के यहाँ पे लिमिटेशन पीरियड की बात कर रहा है कि इस टाइप का अगर लिमिटेशन पीरियड है तो कैसा लिमिटेशन होता है, कितने वर्षों का यहाँ पे लिमिटेशन पीरियड आपको प्रोवाइड कर रखा है। तो ऑप्शन ए को आप देखिए, कह रहा है 20 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष और 60 वर्ष की बात कर रहा है। तो 84 का यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर होगा, 20 वर्ष की बात कर रहा है। और ये आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगा, तो मैं कहूँगा कि लिमिटेशन अधिनियम की अनुसूची के प्रथम खंड में जाएंगे। कहाँ पर जाएंगे साथियों, तो लिमिटेशन एक्ट के अनुसूची के प्रथम खंड में जाएंगे और वहाँ पे भाग 9 और सूची 112 को जब आप देखेंगे तो वहाँ पे एज यूजुअल आपको देखने के लिए मिलेगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की। 85 नंबर वाले क्वेश्चन में क्या रखा है, तो क्वेश्चन नंबर 85 में यहाँ पे आप देखेंगे कह रहा है कि परिसीमा अधिनियम की धारा 6 संबंधित को लागू होती है। किसको लागू होती है साथियों, तो ऑप्शन ए दिवालिया को, ऑप्शन बी अवयस्क को, ऑप्शन सी विकृत चित्त को, और ऑप्शन डी मानसिक रूप से अविकसित व्यक्ति को, जिसको हम लोग इडियट कहते हैं। तो 85 का आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, 85 का आपका करेक्ट आंसर ए होगा। और आप कहाँ पर देखेंगे, लिमिटेशन एक्ट के धारा नंबर 6 को जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो वहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 86 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 में अभिस्वीकृति से नए सिरे से परिसीमा का आरंभ होता है। क्या होता है साथियों, तो नए सिरे से परिसीमा का आरंभ यहाँ पे होता है। ऑप्शन ए को देखिए, कर अभिस्वीकृति पर हस्ताक्षर करने के दिनांक से, ऑप्शन बी पूर्व परिसीमन अवधि के समाप्त होने के दिनांक से, ऑप्शन सी कह रहा है पूर्व परिसीमा अवधि के निस्तारण उपरांत अवधि के अवसान होने के दिनांक से, और ऑप्शन डी अभिस्वीकृति के दस्तावेज को संबंधित व्यक्ति या अन्य कोई व्यक्ति को परिदत्त करने के दिनांक से। तो साथियों 86 नंबर का आपका ए वाला करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा साथियों, तो 86 नंबर का ए वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ पे परिसीमा अधिनियम की धारा 18 को देखने के लिए बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, तो सेक्शन नंबर 18 को यहाँ पर देखने के लिए बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 87 की अगर हम बात करते हैं तो क्या कह रहा है, 87 नंबर वाले क्वेश्चन में कह रहा है एक पक्षीय डिक्री को अपास्त करने हेतु परिसीमा अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित अवधि है। क्या निर्धारित अवधि दिया गया है साथियों, तो 87 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर 10 दिन, ऑप्शन नंबर 30 दिन, ऑप्शन नंबर 60 दिन, ऑप्शन नंबर डी 90 दिन। तो साथियों यहाँ पे इसका बी वाला करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, बी वाला करेक्ट आंसर होगा। और कहाँ आपको देखना है, तो मैं बार बार कहूँगा कि लिमिटेशन एक्ट का जो अनुसूची दिया है, जो शेड्यूल दिया है, उसके दूसरे खंड के अनुच्छेद 16 ख को जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 88 की हम बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 88 में देखिए क्या दे रहा है, कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय के द्वारा जारी की गई आदेशिका की तामील एवं निष्पादन हेतु अन्य सिविल, राजस्व अथवा दांडिक न्यायालय आदि हेतु शुल्क के संबंध में नियम बनाए जाते हैं। कहाँ पे बनाए जाते हैं साथियों, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी होगा, उच्च न्यायालय के द्वारा। ये राज्य सरकार के द्वारा नहीं, केंद्र सरकार के द्वारा, संबंधित जिला के द्वारा नहीं, ये उच्च न्यायालय के द्वारा ही बनाया जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 89 में। तो क्वेश्चन नंबर 89 को आप देखिए क्या कह रहा है कि न्याय शुल्क अधिनियम 1870 के अंतर्गत शुल्क में कमी अथवा छूट देने का अधिकार निम्न में निहित होता है। कहाँ पे निहित होता है साथियों, तो 89 की हम बात करते हैं। तो जिला कलेक्टर, जिला न्यायाधीश, समुचित सरकार, उच्च न्यायालय। तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये सी वाला करेक्ट आंसर होगा। कहाँ पे होगा, जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होता है, जो समुचित सरकार होता है, उसी के पास होता है। क्वेश्चन नंबर 90 की हम बात करते हैं। कर अचल संपत्ति के वाद में देय शुल्क के मामले में जहां विषय वस्तु का कोई बाजार मूल्य नहीं है वहां की बात कर रहा है। तो 90 नंबर वाले क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा साथियों, ऑप्शन नंबर ए वादी को दर्शाया होगा
कि वह अनुतोष का मूल्यांकन किसी राशि पर करता है। ऑप्शन बी, निर्धारित न्याय शुल्क की अदायगी करना होगा, ये नहीं होगा। बी और सी नहीं होगा, ए और बी नहीं होगा, ऊपर में से कोई नहीं। यहाँ पे 90 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों, ए वाला यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की। यहाँ पर देखिए कह रहा है मकान मालिक एवं किराएदार के मध्य वाद में न्याय शुल्क देय होगा। साथियों ये सभी वहाँ का लोकल एक्ट है, इसीलिए मैं इसमें किसी भी प्रकार का एक्सप्लेनेशन आपके पास शेयर मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं इसका अलग से आपके लिए वन लाइनर सीरीज हो सके तो लेकर के आऊँगा, नहीं तो इसका भी मैं अलग से हर एक सब्जेक्ट का अलग से MCQ लेकर के आऊँगा, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए रिलेवेंट होगा। कर मकान मालिक एवं किराएदार के मध्य वाद में न्याय शुल्क देय होगा, क्या होगा? तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर साथियों बी वाला होगा। वाद लाने की तिथि के अदायगी आगामी वर्ष के वार्षिक किराए के अनुसार यहाँ पे मांगा जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की। क्वेश्चन नंबर 92 नंबर का कर है भाड़ा नियंत्रण प्राधिकारी के द्वारा छत्तीसगढ़ आवास नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत मानक किराए का निर्धारण आवेदन की प्रस्तुत करता है, जो पेश किया जाता है। किसके द्वारा पेश किया जाता है साथियों? तो 92 वाले का आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करिए, मकान मालिक के द्वारा, किराएदार के द्वारा, स्वतः स्फूर्त के द्वारा, और ऑप्शन डी ए अथवा बी में से कोई भी। तो साथियों यहाँ पे डी वाला करेक्ट आंसर होगा, 92 का डी वाला यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 93 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 में कह रहा है कि धारा 10 छत्तीसगढ़ आवास नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत मकान किराया निर्धारण हेतु आवेदन पेश होगा। अब ये कहाँ पे होगा साथियों? तो 93 वाले की जब हम बात करते हैं तो ऑप्शन ए सिविल न्यायालय के समक्ष, ऑप्शन बी जिला न्यायालय के समक्ष, ऑप्शन सी भाड़ा नियंत्रण प्राधिकारी के समक्ष, और ऑप्शन डी कलेक्टर के समक्ष। तो 93 का यहाँ पे क्या होगा साथियों? तो 93 का यहाँ पे सी वाला करेक्ट आंसर आपका मार्क किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 की हम बात करते हैं। तो 94 में कह रहा है कि किराएदार के द्वारा मकान मालिक की लिखित अनुमति के बिना अनधिकृत रूप से आवास में निर्माण करने से उसमें सारता परिवर्तन होता है, जो मकान मालिक के हितों के विपरीत है। उसका यह कार्य छत्तीसगढ़ आवास नियंत्रण अधिनियम के निम्न प्रावधानों के अंतर्गत निष्पादित हेतु आधारित होगा। तो साथियों 94 की अगर हम बात करते हैं तो 94 का आपका यहाँ पे ए वाला करेक्ट आंसर होगा। धारा 12 सब क्लॉज 1 डी के अंतर्गत ये आपको देखने के लिए मिलता है। क्वेश्चन नंबर 95 की हम बात करते हैं। तो 95 में यहाँ पे क्या कह रहा है? छत्तीसगढ़ आवास नियंत्रण अधिनियम की धारा 38 की उपधारा 1 में किसी भी प्रावधान का उल्लेख किसी मकान मालिक के द्वारा किए जाने पर उसको कारावास से दंडित किया जा सकता है, जिसकी अवधि यहाँ पे क्या निर्धारित की गई है? तो साथियों यहाँ पे 2 वर्ष अथवा 500 या रुपये 500 रुपये हर्जाना, ये गलत है। ऑप्शन बी 1 वर्ष अथवा 2000 रुपये का हर्जाना, ये वाला बी वाला इसका क्या होगा? 95 का बी वाला यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की बात करते हैं। साथियों 96 नंबर वाले क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। 96 वाले क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है कि छत्तीसगढ़ आवास नियंत्रण अधिनियम के अध्याय 3A के उद्देश्यों के लिए परिसीमा किए गए मकान मालिक में निम्न में से कौन सा नहीं होगा? तो साथियों 96 की अगर हम बात करते हैं तो 96 का ऑप्शन नंबर ए सेवानिवृत्ति शासकीय सेवक की बात करता है, ऑप्शन बी शासकीय विकलांग व्यक्ति की बात करता है, और ऑप्शन नंबर सी कंपनी जो शासन के स्वामित्व की नहीं और शासन द्वारा नियंत्रित नहीं की सेवा की कर्मचारी। तो साथियों यहाँ पे 96 नंबर की जो बात कर रहा है, 96 नंबर का ए वाला यहाँ पे क्या होगा? 96 नंबर का ए वाला यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 97 की। 97 में कह रहा है छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता के अंतर्गत कृषि का तात्पर्य सामयिक फसल प्राप्त करने से है, जिसमें शामिल है। अब इसमें क्या शामिल किया गया 97 वाले में? कह रहा है पान के पत्ते, सिंघाड़ा, बागवानी, ऊपर के सभी, ये सभी को क्या किया गया है? यहाँ पे शामिल किया गया। क्वेश्चन नंबर 98 की हम बात करते हैं। कह रहा है धारा 46 छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता के अंतर्गत निम्न आदेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी। तो किसके खिलाफ अपील नहीं होगी साथियों? तो यहाँ पे अंतरिम प्रकृति का आदेश के खिलाफ अपील नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 की हम बात करते हैं। कह रहा है कि छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता के अंतर्गत निम्न में से कौन राजस्व अधिकारी नहीं है? तो साथियों यहाँ पे डायरेक्ट पूछ लिया है। तो जो राजस्व मंडल का अध्यक्ष होता है इसको राजस्व अधिकारी नहीं कहते। जो बंदोबस्त अधिकारी होता है राजस्व अधिकारी होता है, कलेक्टर राजस्व अधिकारी होता है, और यहाँ पे बंदोबस्त अधिकारी राजस्व अधिकारी के अंतर्गत कंसीडर किया जाता है। और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 100 के रूप में आपके सामने आ रहा है साथियों। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है? सबसे तो पहले यहाँ पे निगेटिव टर्म को देख लीजिए, गलत है। भू राजस्व संहिता के धारा 168(1) का प्रतिबंध होते हुए भी किसी ऐसे भूस्वामी के द्वारा अपनी घृति खाते पट्टे पर दिया जा सकता है। तो 100 वाले का जो आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों सी वाला होगा।
विवाहित हो जिसे अपने पति ने परित्याग कर दिया हो। किसकी बात कर रहा है? विवाहित हो जिसके उसके पति के द्वारा ही क्या कर दिया गया? परित्याग कर दिया गया। साथियों यहाँ पर देख सकते हैं 2011 का जो भी प्रीवियस ईयर पेपर मैंने कंडक्ट कराया है उसका आपको यहाँ पे आंसर की भी एज यूजुअल दे रखा है। मैंने जो भी चीज़ें बताई हैं आयोग के आंसर की के अकॉर्डेंस में ही बताया है, और साथ ही साथ जो भी एक्सप्लेनेशन दिया है साथियों वो मैंने बेयर इट के अकॉर्डेंस में आपको एक्सप्लेनेशन शेयर किया है। अगर आपको लगता है कि ये सेशन आपके लिए रेलिवेंट है तो साथियों इसको आप वॉच करिए, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार इसको वॉच करिए। खाना खाते वक्त वॉच करिए, सोने से पहले आप इसको वॉच करिए। जितने टाइम आप इसको वॉच करेंगे उतना टाइम आपको ये क्या देगा? उतना टाइम आपको ये फ़ायदा प्रोवाइड करेगा, क्योंकि जितने ज़्यादा बार आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ़ायदा देता रहेगा, और यही एक करेक्ट स्ट्रेटजी भी होता है। साथियों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और साथियों आप लोग इसको प्लीज़ अपने फ्रेंड सर्कल में या कोई भी ग्रुप आपके पास हो तो वहाँ तक आप इसको डेफिनेटली शेयर करने का प्रयास करिए, जिससे कि हमारा जो लॉ विथ रोनित का फैमिली है साथियों ये और बड़ा हो सके। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।